मेरा नाम प्रिया है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई बहन हैं। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे दोनों भाई बहन मुझसे छोटे हैं। पिताजी इतना कमा लेते थे कि हमारे घर का गुजारा हो जाता था। हम तीनों बहन भाई पढ़ रहे थे, मगर हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से आज पिताजी की कमाई के पैसे खर्च के हिसाब से कम पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां आती जा रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन घर में जब पैसों की तंगी होने लगी थी, मेरे पिताजी का कहना था कि हम पढ़ाई छोड़ दें और घर बैठे, लेकिन मैं उनकी बात मानने को कभी तैयार नहीं होती थी। जबकि मेरी छोटी बहन का नाम नैना था। वह तो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अच्छे नंबर आ जाते थे। वह अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती थी। वह तो बस अपनी पढ़ाई इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसको लगता था कि उसके अभी पढ़ाई की उम्र है, जबकि उसे अभी कोई और काम नहीं है, तो इससे अच्छा है कि वह पढ़ाई कर ले। लेकिन घर में परेशानी देखते ही उसने सबसे पहले अपना कॉलेज जाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप ने उसे बहुत सहारा था कि उनकी बेटी को उनके हालात का अच्छे से पता है, जिसकी वजह से वह बिना जिद किए अपनी पढ़ाई को आसानी से छोड़ बैठी है। मुझे पता था मेरे माँ बाप यह बातें सिर्फ मुझे सुनाने के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मेरी छोटी बहन नैना अपनी तारीफ पर बहुत खुश हुआ करती थी। मेरे सामने बहुत इतराती थी, जिस पर मैं मुंह बनाकर उसे छिड़क दिया करती थी। मेरी बहन अपनी पढ़ाई छोड़ने के कुछ ही दिन स्कूल में रही और वह जल्दी ही घर में रहते रहते बोर हो गई थी। वह तो सोच रही थी कि पढ़ाई छोड़कर घर में मज़े करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मम्मी उसे घर के कामों में लगाए रखती थी, जिससे वह बहुत घबराती थी। अब अक्सर वह मेरे सामने शिकवा करती थी कि अब वह घर में एक काम वाली बाई बनकर ही रह गई है, जिस पर मैं उसे इतराकर कहती थी कि कर लो मज़े, तुम्हें ही तो पढ़ाई छोड़ने की पड़ी थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था और हमारा छोटा भाई मम्मी पापा के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत लाडला था। मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी थी। उसने पापा को परेशानी में देखते हुए जल्दी से अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जब उसने देखा कि पापा की परेशानी इसी तरह बरकरार है, तो वह उसका हल ढूंढने लगी। उसे कोई और काम तो नहीं आता था, तो इसलिए उसने किसी स्कूल में टीचर की नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। जिस पर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पढ़ाई छोड़ने का क्या फ़ायदा, तुम दोबारा से इस रूटीन पर आ जाओगी। सुबह को जल्दी उठना, स्कूल जाना, दोपहर को थके हारे वापस आना। मेरी बात पर उसने गहरी सांस भरते हुए कहा कि दीदी, आप कहे तो ठीक रही हो, मुझे पढ़ने के लिए जाना भी इन्हीं कामों की वजह से मुश्किल लगता है। एक तो मैं घर में खाली रह रहकर बोर हो गई हूँ, ऊपर से घर के काम मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मुझे यह सारे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं पापा के लिए उनके घर की कमाई में हाथ बटाना चाहती थी, ताकि मेरे कुछ कमाने से उनका फ़ायदा हो। मेरी बहन अपने माँ बाप को मुश्किल में नहीं देख सकती थी। अपनी छोटी बहन की इतनी प्यारी बातें सुनकर मैं उसे सराहा रही थी कि वह मुझसे छोटी होने के बावजूद भी कितना अच्छा सोचती है। लेकिन यह सब तो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए था। उसके बाद फिर से हम एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास करने लगे और एक दूसरे को चिढ़ाने में मगन हो गए थे। जिस जगह मेरा घर था, उसी जगह मोहल्ले के एक साथ एक नई कॉलोनी बन रही थी, और जो नए नए घर बना रहे थे वह बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत थे, जिनको देखते ही आंखों में खुद ब खुद उनको पाने की हसरत आ जाती थी। देखते ही देखते
वहाँ कुछ दिनों में ही नए घरों की तादाद बढ़ने लगी। हम सभी की नज़रें उन घरों और उन घरों में रहने वाले लोगों पर रहती थी। उसी कॉलोनी में बहुत अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा था। वहाँ एक अस्पताल और एक प्राइवेट स्कूल भी बन रहा था। मेरी बहन यही काम करने का सोच रही थी। वह इंटरव्यू देकर आ गई थी। अब बस उसे अपने बुलावे का इंतजार था। उसकी पढ़ाई देखने के बावजूद स्कूल वालों ने उसे काफ़ी अच्छी सैलरी देने की ऑफ़र की थी, जिस पर मेरी बहन बहुत खुश हुई थी। उसके खुश होने पर पहले तो मैं उसको चिढ़ाने लगी। स्कूल वाले पागल हो गए हैं क्या, जो काबिलियत देखे बगैर ही इतनी अच्छी सैलरी ऑफ़र कर दी है। मगर फिर मैं उसके चमकते चेहरे को देखकर चुप रह गई और उसे मुबारकबाद देने लगी। मम्मी पापा एक बार फिर मेरी छोटी बहन से ज़्यादा खुश हो गए थे। उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करने लगे, जिस पर वह चढ़ाते हुए मुझे कहती कि देखो मेरी घर में कितनी वैल्यू है, सब लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं और मैं बस उनको आंखें दिखाई रह जाती थी। इस तरह लड़ते झगड़ते मेरी छोटी बहन, जो मुझे कुछ गैर जिम्मेदार सी लगती थी, आज वह अपने टीचर की सीट को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसे मिलने वाली हर महीने की सैलरी घर के हालात पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा था, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी खासी थी। जिस स्कूल में वह नौकरी कर रही थी, वह मर्द और औरतों दोनों ही जॉब किया करते थे, जिस वजह से उसकी सबसे काफ़ी अच्छी बोलचाल थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, जिस वजह से मेरी बहन थोड़ी परेशान और उदास थी कि वह यह सब कुछ कर पाएगी भी या नहीं। लेकिन काम पर जाने के साथ उसको इस काम की आदत होने लगी और वह बहुत खुश भी थी कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाना आसान है। वह अपनी सारी सैलरी पापा के हाथ में लाकर देती थी, तो जैसे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। सब अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। तभी उन्हीं दिनों में मुझे अपनी छोटी बहन कुछ परेशान लगने लगी। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। वह थक जाती है, इसलिए इतनी परेशान रहती है। जब कुछ दिन तक मैंने उसके चेहरे पर परेशानी देखी, तो मैंने उसे उसकी वजह पूछी, जिस पर पहले तो वह मुझे कुछ भी बताने से हिचक रही थी। लेकिन फिर मेरी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पर उसने मुझे बता ही दिया। उसकी आवाज़ भी मुझे परेशान भारी लग रही थी। वह थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार थी। उसने बताया कि उसके साथ जो लड़के काम करते हैं, वह उन्हीं से परेशान है। वह उनकी आदतें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह उनके मौजूदगी में खुद को बहुत बेचैन महसूस करती है। यह सब कहने के साथ ही वह यह भी कहने लगी कि पता नहीं ऐसा कुछ है भी या नहीं, या फिर वह सब कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, यानी कि वह कंफ्यूज हो रही थी। मैंने उससे कहा कि वह ज़्यादा परेशान ना हो। अगर उसे उन सब से ज़्यादा भी परेशानी हो रही है तो वह यह नौकरी छोड़ सकती है और किसी स्कूल में नौकरी ढूंढ ले। ऐसे अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डाले और इस बात को अपने दिल से ना लगाए। मैं हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश की और उसे तसल्ली दी, जिस पर उसने एक गहरी सांस भरी और उसने सर हिला दिया कि वह ऐसा ही करेगी। लेकिन उसका कुछ करने से पहले ही जो कुछ हुआ वह हमें बेमौत मारा गया। उस हादसे ने तो जैसे मुझे पछतावे के दलदल में ही धकेल दिया था। मेरी बहन ने नौकरी छोड़ने से पहले घर में मम्मी पापा से बात की थी, जिस पर मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए और उसे नौकरी छोड़ने की वजह पूछने लगे। लेकिन नैना मम्मी पापा को वह नहीं बता पाई जो उसने मुझे कहा था। उसने जब मम्मी पापा से नौकरी छोड़ने की ज़्यादा ही जिद की तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसा ही करो, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जिससे मेरी बहन खुश हो गई और उसने सोचा कि वह जल्दी से उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में नौकरी तलाश कर लेगी, चाहे वह उसकी सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। लेकिन वह सिर्फ बात हुई थी, अभी मेरी बहन ने नौकरी छोड़ी नहीं थी। जब पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई
और वह सब काम छोड़कर घर में रहने लगे। अब घर का सहारा सिर्फ मेरी छोटी बहन ही थी, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ने से पहले तसल्ली से सोच लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वह जिन हाथों का शिकार हुई, उसका दिल जिस वजह से डर रहा था, वह सब कुछ सच साबित हुआ। वह अपनी इज्जत गंवा बैठी। उसके साथ स्कूल में ही किसी ने रेप किया, जिसकी वजह से वह लगभग पागल ही हो गई थी। जिस दिन उसके साथ यह सब कुछ हुआ, उस दिन वह घर वापस नहीं लौटी और मेरे दिल को एक अजीब सा धक्का लगा। मैंने पापा से कहा तो उन्होंने कहा कि आ जाएगी, अभी थोड़ी देर, सवेर तो हो ही जाती है, किसी काम में लग गई होंगी। लेकिन मुझे लगा कि अब ज़्यादा ही देर हो चुकी है, तो मैं अपने छोटे भाई को साथ लिया और उसके साथ स्कूल की तरफ चली गई। मुझे मम्मी पापा पर हैरानी भी हुई कि वह दोनों ज़्यादा ही लापरवाही से काम ले रहे थे। स्कूल पहुँचे तो वहाँ सिर्फ गेट पर गार्ड बैठा हुआ था, बाकी पूरा स्कूल खाली हो चुका था। उसे मेरी बहन के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने गार्ड से स्कूल के अंदर जाने की इजाज़त ली और अंदर जाकर सारा स्कूल छान मारा, लेकिन एक जगह वह मुझे रोती हुई मिल ही गई। उसकी हालत देखती ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं जल्दी से जल्दी उसे उसके पास पड़ी एक चादर से ढक दिया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरे होश हवास उड़ चुके थे। मैं जल्दी से पापा को फ़ोन करके उन्हें स्कूल को आने को कहा, जिससे वह भी घबराकर जल्दी से स्कूल आ गए। हम लोग जैसे तैसे करके उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल जाकर हमें बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मेरी बहन अपने साथ हुए इस हादसे को कबूल नहीं कर पा रही थी। वह तो एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी और हम सब घर वालों का भी बहुत बुरा हाल था। सभी जैसे एक दूसरे से नज़रें चुराए फिर रहे थे। हमने इस बात की खबर किसी को होने नहीं दी थी, मगर ऐसी खबरें तो छुपी नहीं रहती। हमारे लाख ना चाहने के बावजूद भी लोगों को धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया। हम नैना को अस्पताल से घर तो लाए थे, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह तो जैसे पागल ही हो गई थी, किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। कोई उसके कमरे में भी जाता था तो वह चीखने चिल्लाने लगती थी। मैं उसकी इस हालत का जिम्मेदार अपने माँ बाप को समझती थी। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत मतलबी और लालची महसूस हो रहे थे, जो पैसों के लालच में अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर बैठे थे। वह अपनी बेटी की परेशानी को महसूस नहीं कर सके और उसे जानबूझकर ऐसी दलदल में धकेल दिया था। जैसे जैसे पड़ोस के लोगों को मेरी बहन के साथ हुए हादसे के बारे में मालूम हो रहा था, वैसे ही लोगों की कड़वी बातें बढ़ने लगी। हम किसी से नज़र तक मिलाने के काबिल नहीं रहे थे, बल्कि हम तो घर से बाहर तक निकलने के काबिल नहीं रहे थे। मम्मी पापा तो अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत गुमसुम रहने लगे थे। पापा ने खुद के ठीक होने के बावजूद भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कहीं जाकर कोई काम भी करने को तैयार नहीं थे, जिससे धीरे धीरे घर में भूखे रहने की भी नौबत आने लगी। दूसरी तरफ मेरी बहन का इलाज भी चल रहा था, क्योंकि वह हर वक्त अपने आप को किसी न किसी बहाने से चोट पहुंचाने को तैयार रहती थी। कोई उसके पास जाकर उसकी देखभाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे किसी के मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती थी और सबको मारने को दौड़ती थी। इसलिए उसे हर वक्त नींद में ही रहने की कोशिश की जाती थी। अपनी बहन के हालात देखकर मैं खून के आंसू रोती थी। कुछ दिन बाद जब मेरी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो मैंने पापा को इस बारे में याद दिलाया कि नैना को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पापा मुझसे नज़रें चुराते हुए बोले कि अब वह डॉक्टर के पास उसे नहीं लेकर जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ वह खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर सर हिला दिया और कहा कि ठीक है,
मैं उसे खुद डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगी। पापा आगे से मुझ पर गुस्सा करने लगे, लेकिन मैं जिद करके अपनी बहन को अस्पताल लेकर जाने लगी तो मम्मी भी मेरे साथ चलने लगी। मेरी बहन की हालत देखते ही उस अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। मेरी बहन किसी को भी नहीं पहचानती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी तबीयत में सुधार होने के बजाय बल्कि और बिगड़ती ही जा रही थी। वह बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी, जिससे मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं उस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मम्मी मेरे साथ तो थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वह अपनी बेटी की तकलीफ को वैसे महसूस नहीं कर पा रही है जैसे मैं अपनी बहन को दर्द में देखकर तड़प रही हूँ। उनके जज्बात मुझे अजीब से लगते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद सदमा इतना बड़ा है, यह इस सब का रिएक्शन होगा। मेरी बहन घर के किसी भी मेंबर को देखी थी तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थी। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और मैं उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली भी नहीं दे पाती थी कि मैं उसके साथ हूँ और वह ठीक हो जाएगी तो हम दोनों मिलकर उसके मुजरिम को सजा देंगे। एक दिन अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे अकेले में अपने केबिन में बुलाया और कहा कि तुम अगर अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो इसे कहीं दूर ले जाओ या फिर कहीं छुपा दो ताकि किसी की इस पर नज़र ना पड़े। इसे अपने घर वालों से दूर रखो, वरना एक दिन यह मर जाएगी। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान और परेशान सी हो गई कि वह यह सब कुछ क्या कह रहे हैं। फिर मैंने यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद डॉक्टर मेरे माँ बाप के व्यवहार को देखकर यह सब कह रहे होंगे। हम ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में भी नहीं रह सकते थे, लेकिन अस्पताल की छुट्टी होने से पहले मम्मी ने मुझसे कहा कि अब वह इस तरह से उसे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं। मम्मी ने मुझसे कहा कि अब वह थक चुकी है सबको यह बातें बताते हुए कि उनकी बेटी अब मर गई है। अब वह और ज़्यादा लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी की इस बात से मेरा दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन मैं भी इस मामले को दबा देना चाहती थी। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने मम्मी की बात मान ली। उसके बाद हमने सोचा था कि रात को हम नैना को घर ले जाएंगे और हमने वही किया। अपने प्लान के मुताबिक हम रात के अंधेरे में नैना को घर ले आए, जिससे किसी को कुछ नहीं पता चला था। और घर में जब भूखे रहने की नौबत आ गई और पापा ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहा कि मैं कोई काम कर लेती हूँ, जिसकी वजह से पापा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और दूसरे ही दिन खुद काम पर जाने लगे। और दूसरी तरफ मेरी बहन को कमरे में बंद कर दिया गया और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। मुझे लगता था कि हमने जो झूठी खबर लोगों को दी है, एक दिन वह सच साबित हो जाएगी, क्योंकि नैना की हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। मुझे अपने घर के माहौल से बहुत डर लगने लगा था। सब कुछ बहुत अजीब सा लगता था। मेरी मम्मी पापा भी मुझे पराये से लगने लगे थे। मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन धीरे धीरे पागल हो जाऊंगी। घर वालों का व्यवहार मेरे साथ भी बहुत अजीब सा हो गया था। मैं अपनी परवरिश में एक बेचैनी सी महसूस करती थी। मुझे अपने ही माँ बाप से डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई हूँ। मम्मी पापा से तो कुछ कहने का दिल ही नहीं करता था, क्योंकि मैं उनसे कोई बात नहीं किया करती थी। सभी अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसके बावजूद भी मम्मी मुझे नैना के पास नहीं जाने देती थी। बस यही कहती कि वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसे खाना पीना भी मम्मी ही दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बहन का बाहरी दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। इस बार
मैंने किसी के कहे बगैर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब मैं भी अपने इस फैसले से पछता रही थी, क्योंकि घर में मेरा वक्त नहीं गुजरता था। मुझे लगता था कि जैसे मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ। अपनी हालत से घबराती हुई मैंने अपने मम्मी पापा से बात की कि मैं अब दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए। मैंने उनसे कहा, आप लोग परेशान नहीं हो, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा कर लूँगी। मगर वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उनको राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन वह मुझे सख्ती से मना कर चुके थे कि मैं आगे पढ़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूँ। मुझे हर बार रह रहकर अपने हालात पर दुख, गुस्सा और रोना आ जाता था। और हम कितने बेबस थे कि अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे के बाद भी हम इतने बेबस हैं, हम उस मुजरिम को जानते तक नहीं थे। उसे उसके गुनाह की सज़ा देना तो बहुत दूर की बात थी। मेरी बहन जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के स्टाफ ने तो ऐसी खामोशी इख्तियार कर रखी थी जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। उन्होंने तो यह भी नहीं सोचा कि आखिर मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने क्यों नहीं जा रही है। उन्होंने उसकी कोई खबर नहीं लेने की कोशिश तक नहीं की। मैं पापा से कहा कि पापा, हमें उस स्कूल और स्कूल वालों के टीचर्स पर केस करना चाहिए। पापा ने तो मुझे गुस्से से डांटते हुए कहा कि अपनी जुबान बंद रखो, और यह भी कहा कि मैं उनके ज़िंदगी की मुश्किलों को और ज़्यादा ना बढ़ाऊँ। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह मेरी छोटी बहन से तो नफ़रत करते ही है, लेकिन साथ साथ मुझे भी नफ़रत करने लगे हैं। हालांकि नैना के साथ हुए हादसे ने नैना का कोई कसूर नहीं था, बल्कि वह तो बेचारी अब भी बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। उसे हर तरफ से ताने और कड़वी बातें ही सुनने को मिल रही थी, जिन्हें अब वह समझ नहीं सकती थी, क्योंकि उस हादसे के बाद तो वह पागल ही हो गई थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से मम्मी मेरा सर दबा तो रही थी। मैं खुश हो गई कि उन्हें अभी भी मेरा ख्याल है और उनके दिल में मेरे लिए प्यार अभी भी मौजूद है। मम्मी मेरे सर और पैर दबाती रहती और मैं सुकून से सो जाती। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे दिन सुबह को उठती थी, मम्मी मुझे एक गोली खिला दिया करती थी और यह कहती थी कि इस गोली को खाने से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी और बस मैं सोती ही रहती थी। अपनी हालत से मैं खुद ही परेशान हो गई थी। वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बदन में थकावट सी महसूस होती थी और बस मन करता था कि लेटी रहूं और सोती रहूं, जो कि शायद हालात की वजह से भी हो सकता था। मैं अपने आप से बहुत तंग आ गई थी। मैं सब कुछ भूलने लगी थी। मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मैं कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, कब क्या करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सारा दिन सोती रहती थी और जब मैं जागती थी तब भी मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे मैं नींद में हूँ। मैं इस सब से बहुत तंग आ गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ बुरा हो गया है, मगर मैं अपनी तबीयत की सुस्ती की वजह से ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाती थी। मैं अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डालने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश में नाकाम रहती थी। बस सारा दिन अपने कमरे में पड़े पड़े ही गुजार दिया करती थी। अगर मैं कुछ करने की कोशिश भी किया करती थी तो मम्मी पापा मुझे कुछ करने नहीं देते थे। कहते थे कि तुम अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बीमार हो, बस आराम करो। जिससे मेरा दिमाग खटकने लगा कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, जो मेरी समझ से बाहर है। ज़रूर दाल में कुछ काला था,
जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद मैंने उस वक्त का इंतज़ार किया जब मम्मी पापा की नज़र मुझसे हटी। मैंने जैसे तैसे कुछ कैमरे का इंतज़ाम कर लिया और मम्मी पापा की नज़रों से बचाकर मैंने एक कमरा मम्मी पापा के कमरे में और एक अपने कमरे में लगा दिया। उनका रवैया तो मुझे कब से खटक रहा था। अब तो बस मुझे सच जानने का इंतज़ार था। मैं देखना चाह रही थी कि आखिर मेरे सोने के बाद वह लोग क्या करते हैं। पता नहीं यह कैसा वक्त आ गया था कि मुझे अपने ही मम्मी पापा के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा था। लेकिन मैं अपने दिल में यह भी सोचती थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ या जैसा महसूस कर रही हूँ वैसा कुछ ना हो तो अच्छा ही है। काश यह सब मेरा वहम हो और वहम ही रह जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में वह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जैसे मेरे माँ बाप कर रहे थे और साथ ही उनकी बातें भी जो वह किया करते थे, जिससे मेरा दिल फटने लगा। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाली हूँ। मेरा शरीर डर की वजह से कांपने लगा था। मेरे अपने माँ बाप ने मेरी छोटी बहन को जहर देकर मार दिया था और मुझे एक ही घर में रहते हुए इस बारे में पता भी नहीं चला। मैं बिल्कुल अनजान रही। वह मुझे भी इतना बेबस कर देना चाहते थे कि मैं भी बाहरी दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ। मुझे अपने माँ बाप से ऐसे जुल्म की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आखिर वह अपनी बेटियों के साथ इस कदर जुल्म कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मेरी छोटी बहन को क्यों मारा? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह सब सोच सोचकर मैं पागल हो जाऊंगी। इस भरी दुनिया में मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। मैं अपने ही घर में खुद को अनजान महसूस कर रही थी। अब मुझे अपनी जान का खतरा था, वह भी किसी और से नहीं बल्कि अपने ही सगे माँ बाप से। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था, मगर जब मुझे लगा कि इस कदर बंद रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपने माँ बाप से सवाल ज़रूर करना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे इस तरह से चुप करके और जुल्म नहीं सहना। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने माँ बाप का सामना किया और मैं उनके सामने खड़ी होकर उनसे सवाल पर सवाल करती चली गई। मुझे तो लगा था कि वह लोग शर्मिंदा होंगे, बल्कि उन्होंने तो आराम से अपना गुनाह कबूल कर लिया कि वह सच में यह सब कुछ कर चुके हैं। फिर मैंने रोते हुए उन दोनों से सबकी वजह पूछी। उन्होंने बहुत ही गुस्से से जवाब दिया कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे वह इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। वह उसकी वजह से घर से बाहर निकलने से डरते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए उसको जहर देकर मार दिया। वैसे भी उसकी ज़िंदगी एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। उसके बाद उन्हें मुझसे भी खतरा था कि मैं भी नैना की तरह ही उनको किसी मुश्किल में ना डाल दूँ। इसलिए वह दिन रात मुझे नशे की गोलियां दिया करते थे, जिसकी वजह से मैं सोती रहती थी ताकि मैं उनका काम खराब ना कर सकूं। वह अपनी बेटियों की वजह से सबके सामने नज़रें नहीं उठा सकते थे। उनका इरादा अपनी दोनों बेटियों को ख़त्म कर देना था। वह बस अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इससे पहले ही मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं उनसे कहा कि आप कैसे माँ बाप हैं? आपके सीने में दिल की जगह पत्थर है। आपकी बेटी जिसके साथ अत्याचार हुआ, आप उसके अत्याचार का बदला लेने के बजाय उसकी ही जान के दुश्मन बन गए। और मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा नैना के साथ हुआ। फिर आप लोगों ने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया था? मुझे भी एक लड़की होने की वजह से आप मुझे इस ज़िंदगी से दूर कर रहे थे। आप लोग तो माँ बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो।
आप दोनों हमारे दुश्मन हैं। सबसे ज़्यादा तो आप मेरी बहन नैना के दुश्मन हैं। वह बेचारी तो आप लोगों का साथ देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी और आप लोगों ने उसकी अच्छाई का यह सिला दिया कि उसको जान से ही मार दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उसके साथ मुश्किल वक्त में आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए था, ना कि उसको मारना चाहिए था। बहुत सारे रास्ते थे हमारे पास। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते, कहीं किसी दूसरे शहर चले जाते। यहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। वह जाकर रह लेते, वहाँ जाकर कहीं एक नई जिंदगी की शुरुआत करते, बल्कि उसे भी सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी की तरफ लौटाते। वह बेचारी तो नौकरी छोड़ना चाहती थी, मगर फिर आपके लालच ने उसे नौकरी न छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पापा, आपने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और अब अपने आप को मजबूर समझकर उसे ख़त्म कर दिया। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ से जाकर किसी हॉस्टल में रह लूँगी और कुछ बनकर अपनी बहन के मुजरिमों को सज़ा दिलवाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे माँ बाप घबरा गए और मुझे पकड़कर कमरे में बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं उन लोगों की पकड़ छुड़वाकर घर से भाग गई। उन लोगों के घर से ही नहीं, उन लोगों की ज़िंदगी से भी भाग चुकी थी। मुझे एक दिन वापस आना था, क्योंकि मुझे कुछ बनना था और उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लानी थी और अपनी बहन के मुजरिमों को भी सज़ा दिलवानी थी। अगर मेरे माँ बाप अपनी इज्जत के खातिर अपनी सगी बेटी को मार सकते हैं, तो मैं भी उन्हीं की ही बेटी हूँ। मैं खुद को मजबूत करके रात के अंधेरे में अपने लिए रोशनी तलाश करने निकली। मैं शायद ऐसा ना करती और उन लोगों पर तरस खा लेती अगर उन लोगों के चेहरे पर मुझे थोड़ी सी भी शर्मिंदगी दिख जाती तो। लेकिन वह लोग तो इतने बेगैरत थे कि मेरा इतना सब कुछ कहने पर भी उन लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। वह लोग अपने किए पर ढीठ पड़े रहे। उन लोगों पर अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर वह लोग अपनी गलती की माफ़ी मांग लेंगी तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन उनका इतना बेरहम होने पर मुझे यह कदम उठाना पड़ा था। मैं अपने माँ बाप को दुनिया के सामने जलील तो नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरी बहन के साथ किया था उसके लिए शायद उन्हें सज़ा दिलवाना बहुत ज़रूरी था। खैर, यह सब सोचती हुई मैं घर से निकली, लेकिन अब मेरे पास रुकने का कोई भी आसार नहीं था। तभी मुझे याद आया कि मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ पढ़ती थी। उसका नाम रीमा था। मैंने उसको फ़ोन मिलाया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वह जर्नलिस्ट का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन यह काफ़ी पहले की बात है। हालांकि मेरे पास उसका नंबर था। 2 बार बेल बजी और उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे बात की। पहली ही बारी में वह मुझे पहचान गई। मैंने उसे उसका पता पूछा और उसे अपनी परेशानी बताई। उसने फ़ौरन मुझे अपने घर पर बुलाया। वह जहाँ जॉब करती थी उसी के पास के ही उसने अपने लिए एक फ्लैट ले लिया था। वह वहाँ अकेली ही रहती थी। मैं वहाँ पहुँची। उसने मुझे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मैंने उसे अपने साथ हुई सारी बात बताई और यह भी बताया कि मेरी बहन के साथ क्या क्या जुर्म और क्या क्या ज्यादतियाँ हुई। यह सब सुनने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। उसका कोई दोस्त शुभम पुलिस ऑफिसर था। वह अगली सुबह मुझे शुभम के पास ले गई। मैं शुभम के सामने बैठकर सारी बात बताई। शुभम ने फ़ौरन अपने साथियों को साथ लेकर मेरे घर पर ढाबा बोल दिया। मेरे माँ बाप को मेरे दिए गए बयान की वजह से अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद शुभम ने अपने बड़े अफसर से बात की और एक भारी पुलिस का दफ्तर बुलाकर उस स्कूल पर रेड डाल दी।
उस स्कूल के सारे आरोपी टीचर्स को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कुछ कार्रवाई के बाद उस स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मेरे माँ बाप को भी मेरी बहन को मारने और मुझे मारने की कोशिश करने के जुर्म में 14 साल की सज़ा हुई। हालांकि अब इस बात को हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो कुछ मेरे साथ घटा है मैं उसे पूरी तरह से नहीं निकाल पाई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा करने की। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी आपके साथ कोई जुर्म ज्यादती हो या आप भी कभी किसी कुछ ऐसा देखें, उसके बारे में फ़ौरन कार्रवाई करें ताकि आपके जैसे और लोग इस खेल का शिकार होकर अपनी जान ना गंवाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही स्टोरीज आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तक